अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो और मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं। सबसे अहम तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुबैना ऑडियो लीक का जो मामला है उस पर बहुत तशवीश पाई जा रही है हलकों में कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से अगर ऑडियो लीक हो सकती है तो वहाँ पर तो बहुत अहम फैसले होते हैं। तो इसको फिर किस तरह से देखा जाएगा, पूरी दुनिया में इस पर किस तरह से बात होगी, सोशल मीडिया पर ये मामला जो है वो बहुत इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर चूंकि बहुत अहम फैसले होते हैं तो अगर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक होती है तो ये बहुत ख़तरनाक मामला होगा। और उनका ये भी कहना है कि एटमी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू $3 लाख में डार्क वेब पर दस्तयाब है। बहुत अहम इशू है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया है और असेंबली में वापसी का इंदिया दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर साइफर की तहकीकात कराई जाएंगी तो ही जो है वो असेंबली में वापस आएंगे। क्या उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है या उन्होंने अपने इन तमाम हालात को एक दफ़ा रिविजिट किया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही एक और ख़बर यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और उससे भी बड़ी खबर यह है कि ज़रा ये कह रहे हैं कि इसहाक डार वापस आकर मंगल को वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। और ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में ये डिसाइड हो चुका है और आज ये मामला जो है वो फाइनल होना था, क्योंकि बुध की जो है वो टिकट्स भी हो चुकी थी इसहाक डार साहब की, और ये कहा जा रहा था कि आज वैसे तो डिसाइड कर लिया गया है लेकिन फाइनली जो है वो आज डिसाइड किया जाएगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे। नाज़िर महमूद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़िर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, इमरान खान ने असेंबली में वापस आने का जो इंदिया दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है तो उस साइफर की तहकीकात करवाई जाएं, इस सूरत में ही मैं असेंबली में जो है वो वापस आऊँगा। कुछ सॉफ्टनिंग एक हम एलिमेंट देख रहे हैं इमरान खान के रवैये में। क्या इमरान खान को जो हालात हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ एम्स जो हमें जलसों जुलूसों में नजर आ रहे थे वो तो बड़े खतरनाक थे कि जल्द इलेक्शंस कराए जाएं, आर्मी चीफ की तैनाती को वो एक इशू बना रहे थे, एक मुज़ाहमती अप्रोच अपनाए हुए थे कॉन्टिन्यूस। क्या इस जो ये सॉफ्टनिंग हम देख रहे हैं उनके रवैये में, क्या इससे ये समझा जाए कि इमरान खान जो है वो अब मायूस हो गए हैं, डेस्परेट होकर ये फैसले कर रहे हैं, कुछ उनको सपोर्ट मिलती दिखाई नहीं दे रही, या फिर वो अपनी हिकमत अमली को, अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करने के काबिल हो चुके हैं और रिविजिट कर रहे हैं? देखें, ये डेस्परेट तो वैसे हैं और ये डेस्परेशन इनका ये नया नहीं है। ये मुझे लगता है ऐसा है कि जब से ये सियासत में आए हैं पिछले 25 साल से ये मुसलसल एक डेस्परेशन का शिकार रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे इख्तिदार में लाया जाए, और अगर अब इख्तिदार से ये बाहर हैं तो फिर दोबारा इनकी कोशिश है कि मुझे इख्तिदार में वापस लाया जाए। तो ये डेस्परेशन इनके तमाम चीज़ों से नज़र आता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये डेस्परेशन के साथ साथ जो एक मुस्तकिल इनकी सियासत का एक पहलू रहा है वो है ये टामकटोइयाँ मारते हैं। टामकटोइयों का मतलब ये कि इनके पास कोई किसी चीज़ का प्लान होता नहीं है, एक क्लियर, जिसको कहा जाए क्लियर थिंकिंग, कि भाई मुझे ये करना है, सियासत में ये करना है, या अगर मैं इख्तिदार में आ गया तो मैं ये करूँगा। ये कुछ नहीं कर पाते, इनके पास प्लान नहीं होता। तो अभी जब ये इख्तिदार से निकाले गए और इख्तिदार से निकल कर इनको ये अगर आप लगाएं तो 5-6 महीने इनको हो चुके हैं, अप्रैल से ये इख्तिदार से बाहर हैं। तो ये अगर आप पिछले 5-6 महीने की इनकी सियासत देखें तो इसमें भी मुसलसल इन्होंने वही सियासत का यू टर्न लेने का अमल इनका जारी रहा है। और कभी ये एक बात कहते हैं फिर उसके बिल्कुल उलट दूसरी बात कहते हैं, कभी ये एकदम से टारगेट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, कभी ये नाम लेने लगते हैं, कभी ये कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कुछ कर रहे हैं। अब ये समझने लगे हैं कि शायद अगर ये सॉफ्ट थोड़ा सा अप्रोच अपनाएंगे, शायद इनको कुछ लोगों ने मशवरा दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले नवाज शरीफ साहब से कभी कहा जाता था, क्योंकि नून लीग में भी हमने देखा कि 2 ग्रुप कहे जाते थे, एक तो शहबाज शरीफ वाला जो कि जरा सॉफ्ट था, और नवाज शरीफ तो खैर हमेशा से जरा एक सख्त स्टैंड लेते रहे हैं, और उनका सिविलियन सुप्रीमेसी पे नवाज शरीफ का स्टैंड बड़ा वाज़े रहा है, और वोट को इज्जत दो वाले पर भी। लेकिन हमने ये देखा है कि नून लीग में भी शहबाज शरीफ का जो ग्रुप था वो उनको मुसलसल यही समझाता रहा कि जी आप जरा से सॉफ्ट हो जाएं। तो बिल्कुल उसी तरह का रेप्लिका उसका मुझे पीटीआई में भी नजर आ रहा है कि ये कभी सख्त स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिर इनके जो करीब दोस्त हैं या जो भी एडवाइजर हैं वो शायद इनको समझाते हैं
कि भाई ये ठीक नहीं है, आप जरा से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल लड़ाई लेते रहेंगे और इतना सख्त स्टैंड लेंगे तो शायद आप कभी इख्तिदार में आ नहीं सकेंगे। हम्म। तो इसलिए ये एक इस तरह का इशारा दे रहे हैं हम्म। कि ये सॉफ्ट हो गए हैं, और शायद उसी सॉफ्टनेस को दिखाने के लिए इन्होंने कई मरतबा ये बात कही कि जब तक कि नई हुकूमत आ नहीं जाती, इलेक्शन नहीं हो जाते, मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए। हम्म। तो ये भी एक मुझे लगता है कि अटेम्प्ट इनकी एक कोशिश रही है कि ये किसी तरह से वापस एस्टेब्लिशमेंट की सॉफ्ट, यानी जो जिसको कहा जाए ना कि गुड बुक्स में आ जाएं। अब वो गुड बुक्स में आना मुझे लगता नहीं है कि जो इनकी हरकतें रही हैं हम्म। और जिस तरह से इन्होंने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, तकरीबन 4 साल में कोई प्लान नहीं दे सके, किसी भी शोबे में कोई कारकर्दगी दिखा नहीं सके। हम्म। तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट के भी जो करता धरता लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है वो भी ज़ाहिर अंधे तो नहीं है ना, वो देख रहे हैं हम्म। कि जिस पत्ते पर सारी पूरी तकिया किया गया था हम्म। कि भाई ये इनको डिलीवर करके देगा, ये पिछले 4 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सका। तो अब वो उस पत्ते पर दोबारा से जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग इन पे तकिया करेंगे और ये वापस इख्तिदार में अभी कम से कम आ सकेंगे। इस हवाले से वैसे भी जो साफी साहब हैं उन्होंने भी कॉलम लिखा है, जो आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की मुलाकात का अहवाल है, उसमें भी उन्होंने ये तमाम जो मामलात हैं जो आपने ये डिस्कस किए, इसी को उन्होंने मौजूए बहस बनाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो इमरान साहब हैं, वो इमरान खान साहब, वो अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करें, क्योंकि हामिद खान ने एक दफ़ा फिर शमूलियत इख्तियार कर ली है PTI में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो अलीम खान और जहांगीर तरीन थे, ये दो रीजंस थी, ये जब पार्टी में शामिल हुए तो ये मेरा उनके साथ इख्तिलाफ था इमरान खान साहब से, और साथ ही साथ जो जस्टिस फाइज ईसा वाला केस था, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया, इस पर मेरा इख्तिलाफ था। चूंकि अब ये तीनों मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो लिहाजा जो है वो पार्टी को उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया, और वो जो उन्होंने एक कमेटी कायम की है उसके चेयरमैन भी बना दिए गए हैं, 10 रुकनी एडवाइजरी कमेटी बनाई है। देखें, हामिद खान साहब का किरदार बड़ा पुरस्कार रहा है इस दौरान में। यानी उनका ये कहना है कि जी मैंने इन एक दो वजूह की वजह से छोड़ा था और अब मैं वापस आ रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। यानी अब तो वो उनके वकील बन के भी फिर दोबारा से खड़े हो गए। तो ये पुरस्कारियत जो है, हो सकता है कि हामिद खान, क्योंकि हामिद खान की बहरहाल एक साख तो है, रेपुटेशन तो है, एक जाने पहचाने वकील हैं, किताबें लिखी हुई हैं, किसी ज़माने में खासा ये मतलब एक भारी भरकम कानूनी हलकों में शख्सियत हुआ करते थे, तो इनकी एक साख तो है। अब इनका वापस आना ये किस बात की दलील करता है? हो सकता है कि इनको कुछ लोगों ने ये दिया हो मशवरा कि इम्कान इस चीज़ का पैदा हो गया है कि इमरान खान की तरफ, चूंकि इमरान खान सॉफ्ट रवैया ले रहे हैं, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट इनको दोबारा इख्तिदार में लाने की तरफ मायल हो। तो मुमकिन है कि हामिद खान साहब इस वजह से अपने रवैये भी तब्दील किए हों और इसीलिए वो एक किरदार अदा कर रहे हों इमरान खान को समझाने का। गो के इमरान खान की रेपुटेशन ये नहीं है कि वो कुछ दूसरे लोगों की बात को सही तरह से समझकर उस पर अमल कर सकें या अपनी कोई राय तब्दील कर दें। इमरान खान साहब तो खुद अपने ही फैसले करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी दुरुस्त है कि हामिद खान का PTI में वापस आना और ये इस तरह से वाजे करना कि मैंने इन वजह पर छोड़ा था और इस वजह से वापस आया हूँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, क्या इनकी हामिद खान की वापसी को इस तनाजुर में भी देखा जा सकता है कि इमरान खान जो अपने एडवाइजर्स हैं और जो पिछले एडवाइजर्स थे उनसे जो है वो नाला थे? आपको ये बात जो है वो मंजर आम पर आ चुकी कि जो इमरान खान साहब हैं उनको उनके जो लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वो ठीक मशवरे नहीं दे रहे, वो उनका इम्पैक्ट जो है वो गलत जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक कहीं ना कहीं जो है एलिमेंट मौजूद था इसमें? देखिए, इमरान खान साहब खुद जाहिर है अपने मुशीरों से नाखुश तो रहे होंगे, लेकिन मुशीरों को इल्ज़ाम देना ये पहले भी रहा है। देखिए, भुट्टो साहब को जब हटाया गया था, भुट्टो साहब 5 साढ़े 5 साल इख्तिदार में रहे और उसके बाद में यही कहा गया कि जी भुट्टो साहब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके मुशीर और वजीर जो थे वो ठीक नहीं थे। भाई अगर वो अच्छे थे तो उन्होंने ऐसे वजीर और मुशीर मुंतखब क्यों किए और उनको इतना अरसा अपने साथ रखा क्यों? तो यही बात इमरान खान पे भी लागू होती है कि अगर ये ठीक थे और इनके वजीर और मुशीर गलत थे, तो अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी तो इमरान खान की ही थी ना कि आप मतलब एक लीडर है तो उसको इतना तो मर्दुम शनास होना चाहिए, इतनी तो टैलेंट की पहचान होनी चाहिए कि जिन लोगों को वो अपने साथ मिला रहे हैं वो इस काबिल भी हैं कि उनसे मशवरा लिया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि इमरान खान के जितने मुशीर या वजीर थे उनमें कोई भी हमें ऐसी शख्सियत नजर नहीं आती कि जिनके बारे में ये कहा जा सके कि ये कोई अच्छी सियासत करते रहे, सिवाय इसके कि उनको पार्टी की वफादारियां बदलना।
देखिए, पीपुल्स पार्टी और नून लीग में फिर भी आपको ऐसे दो दो चार चार लोग नजर आ जाते हैं। अगर मैं नाम ले लूं तो पीपुल्स पार्टी में देख लें तो आपको रजा रब्बानी मिल जाते हैं, ताज हैदर मिल जाते हैं, जी। कमरुज़्ज़मान कायरा मिल जाते हैं, शहरी रहमान मिल जाती हैं, और कई एक ऐसे हम्म। नाम है जो मैं यहाँ गिनवा सकता हूँ। हम्म। लेकिन अगर आप इनमें देखें पीटीआई में, तो आपको कसम खाने के लिए कोई एक नाम भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम्म। सिर्फ एक असद उमर होते थे जिनको हम समझते थे कि शायद ये कुछ करेंगे, लेकिन वो भी ऐसे ही निकले। तो पीटीआई के पास, यानी वो कहते हैं ना कि इनके पास कुछ कोई था नहीं, हम्म। ऐसा ना टैलेंट था ना ऐसे लोग थे हम्म। कि जो डिलीवर कर सके। अब सही। ये अगर इमरान खान साहब ये तो समझते हैं कि जी मुशीर बदल के और नए मुशीर लाकर उनसे कुछ ये अच्छा काम ले सकेंगे, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जो इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है हम्म। और वो जिस तरह से इस वक्त बयानात देते रहे हैं और तो जिस तरह की डॉक्टर सियासत साहब करते क्या रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं है। इसहाक डार साहब को जो वापस लाया जा रहा है उसका मकसद नून लीग जो है वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और क्या हम इससे समझें कि इमरान खान को भी एक सिग्नल दिया जा रहा है? देखें, ये अहम फैसले हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार, इन दोनों को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। हम्म। यानी अगर आप सियासत में हैं और सियासतदान हैं हम्म। तो इस तरह से भागने से काम नहीं चलता। हम्म। मुख्तलिफ बहाने करके, अगर तबीयत खराब भी होती है, चलें तो आप, तबीयत ठीक हो जाती है तो वापस आ जाते हैं। हम्म। लेकिन इन्होंने जितना लंबा अरसा बाहर गुजारा है, इससे इनकी सियासत पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ा है। हम्म। दूसरे सियासतदान हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। फिर मैं दो मिसालें दूंगा। एक तो पीपल्स पार्टी की खुद, हम्म। कि इनके लोग यहाँ रहे, इन्होंने कोड़े खाए, जेलों में रहे, पूरा भुट्टो खानदान जो है वो इतने बड़े कुर्बानियां देता रहा, लेकिन ये लोग भागे नहीं। हम्म। इसी तरह एएनपी की मैं मिसाल दूंगा, अवामी नेशनल पार्टी, हम्म। कितने बेशुमार लोग इनके मारे गए हैं, यानी उनको शहीद किया गया। और इस पादाश में कि वो एक सियासत कर रहे थे, उनके लोगों को, एएनपी के लोगों को चुन चुन कर हम्म। निशाना बनाया गया, जितने लोग इनके मारे गए। हम्म। लेकिन वो लोग भागे नहीं है। हम्म। इसी तरह अब ये तवक्का नहीं की जाती, या तो आप सियासत में आए नहीं। हम्म। अब इस तरह से इनका चले चले जाना, खुद नवाज शरीफ का भी और इसहाक डार का चले जाना, वो ठीक नहीं था। इनको ठीक, आना यानी कि चाहिए था। तो इनकी मैं इसकी समझता हूँ कि इसके इनका इनकी आना सियासत अच्छा पे जो है वो फैसला है। असरात अच्छे नहीं हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त कम है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो ऑडियो लीक वाला जो मामला है, वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक हुई है, ये बड़ा खतरनाक सा मामला है कि जैसे फवाद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, तो फिर कौन सी जगह महफूज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अहम फैसले लिए जाते हैं। ऑडियो लीक्स का ये तो एक तनाज़ुर है ना। दूसरा जो असल मकसद है कि जिसके लिए ये ऑडियो लीक्स की जाती हैं, एक ख़ास टाइम पर इनको रिलीज़ किया जाता है, क्या आप समझते हैं कि ऐसे कुछ मतलूबा नताइज हासिल होते हैं, मतलूबा मकासद हासिल हो सकते हैं? देखिए, मतलूबा, पहली बात तो ये कि मैं आई सीरियसली डाउट, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे ज़ाहिर है हमेशा सवाल उठाया जा सकता है जब तक कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट ना हो। चाहे वो ऑडियो लीक हो या वीडियो लीक हो, जो हम अभी पिछले चंद साल में बहुत बेशुमार देख चुके हैं। जी। और उसका तरीक़ेकार होता है कि उसका फॉरेंसिक ऑडिट करके पता लग जाता है कि ये सही है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑडियो लीक सही है। अगर ये सही है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। इनका लीक होना भी खतरनाक बात है। और इससे जो ज़ाहिर है जो एतमाद की एक फ़िज़ा है, इससे सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। तो मकासद क्या, जिन लोगों ने, अगर ये सही हैं और जिन्होंने ये रिलीज़ की है, तो वो मकसद क्या हो सकता है? मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि जो सियासत हमारे यहाँ हो रही है, सियासत को और सियासतदानों को मज़ीद गंदा किया जाए। जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, या हमारे सियासतदान इस काबिल हैं कि वो मुल्क को चलाएं, इन सब पर सवालात उठ जाते हैं ना। तो ये जो किया जाता है, ये जो लोग करते हैं, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत करते हैं, और ये किसी एक पार्टी के वफादार नहीं होते। ये वो लोग हैं जो कि सियासत के भी दुश्मन है और जमहूरियत के भी दुश्मन है। सही। तो इसका ये बड़ा नुकसानदेह अमल है। ठीक, ये इससे नुकसान होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़िर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नजरीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नजरीन। अब कुछ बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में जो खिताब किया, उस हवाले से उन्होंने इसमें बात की कि पाकिस्तान को इस वक्त कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, और जितने मसाइल दरपेश हैं उन पर भरपूर अंदाज में रोशनी डाली गई। इस बात पर जोर दिया गया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन की जो माहौल दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, उनके नतीजे में ये पाकिस्तान पर और दीगर ममालिक पर ये आफत जो है वो टूटी है। उन्होंने ये भी बताया कि 3.25 करोड़ से ज़ायद शहरी इस वक्त तक इस अपने घर बार से
महरूम हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा रकबा, तकरीबन 1/3 रकबा जो पाकिस्तान का है वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुका है। पूरी दुनिया में इससे एक मैसेज भेजा गया क्योंकि इसमें आलमी जो रहनुमा हैं वो इकट्ठे थे और साथ ही साथ जो मुआवनत करने वाले ममालिक थे उनका शुक्रिया भी अदा किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। इस तमाम कम्युनिटी, इस तमाम मामले को इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल साहब, इस पूरी तकरीर के तनाजुर में मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप अमेरिका में मौजूद हैं चूँकि, तो आप देख रहे हैं कि एक मैसेज गया है, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या मैसेज गया इससे? देखिए, एक तो मैसेज ये गया है कि जो तबाही हुई है वो इतनी अनदोकुन है, उसकी जो तस्वीर हैं वो दिल हिला देती हैं। हम सिर्फ पाकिस्तानियों का दिल नहीं हिला देती, किसी के भी इंसान का दिल हिला देती हैं। तो उसका तो एक यकीनन असर होता है, खुसूसन जब वो देखते हैं कि कितना बड़ा इलाका जो है और कितनी तबाही इसकी वजह से हुई, तो यकीनन इंसानी हमदर्दी के हवाले से दुनिया भर में जो है उनको 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 दुख भी होता है, वो एक तरह से मदद भी करना चाहते हैं और वो हम देख रहे हैं। तो एक तो मैसेज हुआ है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया भर जो है वो अब ये भी जान गई है कि ये क्लाइमेट चेंज रियल है और उनके अपने ममालिक में भी इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। सो उसकी वजह से जो एक लिंकेज जो है, जो हम शायद देर से बना रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इस तबाही से क्या ताल्लुक है और मुख्तलिफ मौसमी जो मसाइल हैं उससे क्या ताल्लुक है, वो भी दुनिया की नज़र में है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के कहेगी कि अच्छा हम जो है पाकिस्तान की बड़ी इमदाद कर देंगे। मेरे ख्याल में इमदाद होगी, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखने वाली है कि इस वक्त दुनिया को बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रही है। अगर आप आज ही की खबर देखें तो इस वक्त अमेरिका में एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक इवेंट हो रहा है और खुदा न खास्ता अब डर ये है कि वहां भी तो जब दुनिया देखेगी और उनकी डिस्ट्रैक्शन भी होगी। इससे पहले बांग्लादेश में जो है वो भी आपने मौसमी हवाले से तबाही देखी, उससे पहले आपने भारत में देखी, आपने अफ्रीका में देखी। तो ये एक तरह से हमदर्दी जरूर है, लेकिन ये सोचना कि ये हमदर्दी जो है बड़ी लॉन्ग लास्ट करेगी और इसकी वजह से कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगी, आखिर में हमें खुद अपने अवाम का जो है ख्याल खुद भी करना होगा। सिर्फ नारे मारने से काम नहीं होगा। ठीक, तो आदिल साहब, एक बड़ा अहम मामला जो ये तमाम हैंडलिंग का मामला जो आता है, फ्लड का मामला हो या जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं इनको हैंडलिंग का मामला होता है, इस पर बाज़ औक़ात जो है वो अवाम में एक तासुर ये भी जाता है कि इस पर पॉलिटिक्स की जाती है। तो इस पर जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको किस तरह से देखती है? क्या इसके कुछ असरात होते हैं कि, या वो ये समझते हैं कि ये वक्ती तौर पर है, या लोगों में ये तासुर जा रहा है और इसके लॉन्ग लास्टिंग असरात नहीं होते? नहीं, ये तो तय है कि लॉन्ग लास्टिंग असरात होते हैं। जिसका घर बह जाता है उसका तो घर बह जाता है, राइट? और ये दुनिया भी समझती है और ये हमें भी समझ जाना चाहिए। दुनिया ये भी समझती है कि हाँ, सियासत भी होती है इस पे। हमने अपने मुल्क में भी देखी और सच्ची बात है, सिर्फ सियासत जो है वो सियासतदान नहीं करते, हम भी करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देख लें, आप ट्विटर पे भी देख लें, एक तरह से एक और नई बहस जो है और एक नया मौजू मिल जाता है। मैं आई डोंट वांट टू बी क्रूअल, लेकिन ये दुनिया भर में भी होता है। दुनिया ये जरूर देखती है और देखना चाहिए कि कितनी संजीदगी और कितनी सच्चाई से कोई मुल्क जो है खुद अपने काम कर रहा है। अगर दुनिया को ये तासुर होगा कि हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, अगर दुनिया को ये तासुर होगा कि यार ये तो खुद जो है कभी इस बत्ती के पीछे, कभी उस बत्ती के पीछे, कभी इस तमाशे के पीछे, कभी उस तमाशे के पीछे, तो डू नॉट एक्सपेक्ट, इफ वी डू नॉट टेक इट सीरियसली देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई और इसको सीरियसली लेगा। और सच्ची बात ये है कि ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, ये अवाम की, आपके मीडिया की भी बात है। अगर आप सोचें कि हमने इस सैलाब का के बारे में बात कब करनी शुरू की, हमने ज्यादा, आप अपने टेलीविजन चैनल्स पे देखें, जब दुनिया ने करनी शुरू की तब हमने बात करनी शुरू कर दी। तालाब तो उससे 2 हफ्ते पहले आया हुआ था। वो कोई आखिर में एक आधे चैनल में थोड़ी सी हम बात कर लेते थे। तो कहने का मकसद ये है, मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, कि ये हमारा मसला है। दुनिया को हमें बावर भी कराना है। दुनिया की अगर इसमें जो कसूर है तो उसमें अगर रेपरेशन मिलती है तो वो यकीनन हमें वो पुश करना है। हमें दुनिया को सबसे ज्यादा ये पुश करना है कि आप अपनी एमिशंस कम लाएं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन इवेंचुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी अपनी है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है आदिल साहब कि हम इन मामलात को जो है वो फोर्स ही ना करते हो, कहीं ना कहीं हमारी इसमें कमी हो।
फोर्सी करना, देखें, ये कोई सरप्राइज तो नहीं थी। ये अगर कोई मुझे ये कहे कि जी मैं सरप्राइज हो गया कि फ्लड आ गया, तो वो शख्स या तो झूठ बोल रहा है या वो सो रहा था। दो ही चीजें। हर एक को पता था कि सैलाब आने वाला है, मुझे पता था, आपको पता होना चाहिए था। हम अगर किसी और तमाशे के पीछे लगे हुए तो अलग बात है। और मेरे ख्याल में, मैं ये सख्त बात है लेकिन सच्ची बात है कि हमें अब फैसला ये भी करना होगा कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों के लिए क्या चीज अहम है। कि मेरा जो है सियासी सर्कस किसी भी पार्टी का हो, या पाकिस्तानियों का जान माल घर। 30 मिलियन पाकिस्तानी, फिर से सुन लीजिए, 30 मिलियन पाकिस्तानी जी। अगर आप और मैं उस पाकिस्तानी का ख्याल नहीं करेंगे, अगर आप और मैं जो हैं अब उस पाकिस्तानी की जिंदगी के साथ जो बीती उससे नजर फेर लेंगे, तो ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एंजेलिना जोली जो है और या जो अमेरिका वाले हैं वो आपकी उनकी फिक्र करेंगे। सो आई डू वांट टू से कि, और देखिए इसमें हमारा भी हाथ है ना। जो बात है कि क्लाइमेट चेंज उन्होंने की, बिल्कुल सही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की जो वजह है वो मुल्क तो नहीं होते, वो तो लोग होते हैं। तो अगर आप पजारो चलाती हैं और मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं और जिसका घर बह गया उसके पास साइकिल भी नहीं है, तो उस पजारो की जो इमिशन है उसका फिंगरप्रिंट है ना, राइट। सो कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू मेक इट आवर ओन प्रायोरिटी। ये इम्तिहान है कौमों का। क्लाइमेट चेंज एक तरह से इम्तिहान है कौमों का कि कौमें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, तमाम दुनिया पे आ रहा है कि कौमें किस चीज को प्रायोरिटी देती हैं। कि हम आज की ताजा खबर को प्रायोरिटी देते हैं या दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगी पे जो बीत रही है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सच्ची बात है, इस इम्तिहान में अभी तक तो हम तकरीबन फेल ही होते आए हैं। सही। तो आदिल साहब, हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खासे मकबूल हैं, और जिस तरह इस सारी तबाही के दौरान एक उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आप इसको इमदाद ना दें। उनके दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनकी तरफ से भी इस तरह से एक मैसेज दिया। तो इसके असरात कहीं आपने ऑब्जर्व किए, चूंकि वो काफ़ी मकबूल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में? देखिए, एक तरह से सियासत तो दोनों तरफ से इस पे खेली गई। आपने दुरुस्त कहा, उन्होंने इस किस्म की जो है बड़े, मेरे ख्याल में दुख देने वाले कुछ उनके हामियों ने, उनके सपोर्टर्स ने भी बयान दिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उन्होंने फंड रेजिंग की और पैसा जमा करने की कोशिश की ताकि लोगों की मदद हो। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं ये बिलीव करने से कासिर हूं, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पार्टी का वो ये मनाजिर देखे, वो ये हकीकत देखे और उसका दिल जो है वो पिघल ना जाए। अगर वो तीसरे मोहल्ले से एंजेलिना जोली का दिल पिघल जाता है तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लीडर, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ, चाहे वो कोई और हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो भी हो, जब हम पाकिस्तानी इस पे सियासत खेलते हैं किसी भी पार्टी की, तो बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इंसान शर्मिंदगी होती है। जब कोई शख्स, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे वो कोई ट्विटर वाला हो, वो इस मसले पे नंबर बनाने की कोशिश करता है एक दूसरे पे, तो दिल दुखता है और शर्मिंदगी होती है और शर्म आती है कि हम कहां पहुंच गए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने, इंक्लूडिंग सियासी लीडरों, हर पार्टी के सियासी लीडरों, क्योंकि देखें ना, वो पाकिस्तानी है अंदर से। इमरान खान के अंदर एक पाकिस्तानी दिल है, शहबाज शरीफ के अंदर एक पाकिस्तानी दिल है। दुख ये होता है कि इस मौके पे भी क्यों ऐसा है कि 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तमाम तर पॉलिटिकल लीडर ये क्यों नहीं कह सके कि जी हम 5 मिनट के लिए अपने इख्तिलाफ दूसरी तरफ रखते, हमारे इख्तिलाफ वही है जहां थे, हम सारा कुछ वही करते रहेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए हम एक साथ खड़े होके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कहेंगे कि इस मसले पे हम एक। हाँ, ये यूनिटी ना होने की वजह से भी बहुत भी आलमी दुनिया में एक मैसेज जाता है, एक तासुर जाता है कि ये खुद अपने मामलात को हल करने के लिए सीरियस नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैसेज जाता है, बिल्कुल ऐसे मैसेज जाता है, और ये हम सबसे जाता है, ये हम सबसे जाता है। ये मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। कई बार लगता है कि हम तमाशबीन कौम है। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। लेकिन एक तमाशे से दूसरे तमाशे में, और इसमें मेरे ख्याल में अगेन आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मीडिया का भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना, कि एक तरह से जो पब्लिक ओपिनियन के कौन सा मसला बड़ा है, कि एक नाचती हुई बिल्ली बड़ा मसला है क्योंकि वो वायरल हो गई, या 30 मिलियन पाकिस्तानियों का बेघर हो जाना बड़ा मसला।
एग्जैक्टली ठीक, बहुत शुक्रिया। आदिल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने मसाइल का हल नहीं तलाश करेंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमें अपने मसाइल को प्रायोरिटी देना होगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाजरीन। मुतासरीन सैलाब के लिए की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त तेज़ी आ चुकी है। खाना पहुँचाने से लेकर इलाज और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और बर वक्त तरसील को जो है वो मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत काम कर रही है, साथ ही साथ पाक फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा कुछ निजी फाउंडेशंस जो हैं वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं और अल खिदमत जो है इस हवाले से बहुत भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इमदाद की तरसील के हवाले से बहुत एक बड़ा इलाका जो है वो कवर कर लिया गया है। अभी तक क्या कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहां तक बिल्कुल भी इमदाद नहीं पहुंच सकी है, और अगर ऐसा है तो वो कौन कौन से इलाके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचती है। तो इस मौका पर मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अल खिदमत के अलावा भी जितनी भी बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं, इस वक्त जो फोकस चेंज हो चुका है ना, वो ये है कि भी शेल्टर तो नाम की अगर आप अभी चीज़ें देखें तो बहुत ही कम लोगों को हम टेंट मुहैया कर सके हैं। यानी वो जो रिलीफ के 3 काम थे कि भी हम उनको शेल्टर दें, फूड दें और उसके बाद उनको मेडिकल दें, अभी तक हम पूरी तरह से शेल्टर भी जो है लोगों को मुहैया नहीं कर सके। रेस्क्यू किसी हद तक हो गया है, शायद कोई एक आध कुछ लोग हों जो अभी जिनको हम रेस्क्यू ना कर सके हों, लेकिन अमूमन लोग जगहों पर आ गए हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है वो अभी भी टेंट भी नहीं है उनके पास और उनके सर छुपाने की जगह भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज के साथ एक दूसरा चैलेंज भी खड़ा हो गया है कि पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात हो गई। उसकी बहुतात की वजह से मच्छरदानियां नहीं है। जब वो छत नहीं है तो मच्छरदानी कहाँ से आएगी? तो जब वो मच्छरदानियां नहीं है तो उसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा मलेरिया फैलना शुरू हो गया है। और अब इस वक्त वो अमवात जिसका मैं आज से 3 हफ्ते पहले जिक्र कर रहा था कि अगर हमने मेडिकल को फोकस ना किया तो एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, वो जन्म ले रहा है। अब रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर डेंगू और मलेरिया और बाकी चीज़ों से लोगों की अमवात हो रही है। और अब सूरत हाल ये है जी कि अभी भी हम शेल्टर में जितना हमें काम करना चाहिए हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं जिनका घर नहीं है और अभी वो अपने घर को जाने के काबिल भी नहीं है। कम से कम उनको 1 महीना 15 दिन लग सकते हैं। जब पानी बिल्कुल उतर जाए और कुछ रास्ते खुश्क हो जाए तो अपने घरों को जाएं, फिर वो देखते हैं कि अपने घर क्या। तो दूसरा काम जो फूड का है उसमें पकअप का फूड भी है और सेमी कुक फूड भी है और इस तरह से बाकी चीज़ें वो भी चल रही। लेकिन इन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त डेवलप हो चुका है वो ये है कि भी मेडिकल एड का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने इस सिलसिले में पहल की है और अपने फील्ड हॉस्पिटल कैंप किए हैं। फील्ड हॉस्पिटल से मुराद ये है कि दूर दराज इलाके में पहले तो हम कैंप लगाते थे, मैं भी उन कैंपों में गया हूँ। अब वो कैंप लगाने की बजाय वहाँ पर हमने मुकम्मल एक अस्पताल की शक्ल उसको दे दी है। कोई किराए की जगह मिल गई, कोई सरकारी इमारत मिल गई, तो वहाँ पे उसको हमने फील्ड अस्पताल का नाम दिया है। इस वक्त हम BCM फील्ड अस्पताल जो है वो कायम कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी एम्बुलेंसेज को भी एक मूविंग अस्पताल के तौर पर, मोबाइल अस्पताल के तौर पर इक्विप्ड किया है। उसमें डॉक्टर हैं, उनके साथ हम लाए तो वो जो लोग अस्पताल में नहीं आ सकते, यकीनन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आ सकती, तो हम उनकी झोंपड़ियों में वहाँ पे पहुँचते हैं। तीसरा ये है कि अभी हमने हमारे पास सैमसंग ने हमें एक पूरी बड़ी बस दी थी जिसके अंदर एक मुकम्मल हॉस्पिटल था, उसको भी हमने सड़क पे ले आए हैं और अभी और बहुत सारी दर्जनों जो हैं वो इस तरह से हमें अस्पतालों के वो मोबाइल अस्पताल खरीद रहे हैं। तो ये 3 बड़े काम जो हम कर रहे हैं। लाखों की तादाद में अभी हमने डेंगू के लिए बचने के लिए मच्छरदानी खरीदी हैं, वो भी सब लोगों को पहुंचा रहे हैं। साथ साथ जो भी और मसाइल आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जो हैं वो और आप और दीगर इदारे जो हैं उस पर उसको डील कर रहे हैं। ये तमाम मामला जो है इनको कहीं ना कहीं जो है इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, इन पर काम करने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ा मसला, इससे अगला जो मसला आएगा वो छत फराहम करने का आएगा। क्या तखमीना लगाया गया है अभी तक कि कितनी जो है, कितने लोगों को जो घर हैं वो बनाने पड़ेंगे, कितनी नई छतें बनानी पड़ेंगी, कितने नए घर बनाने पड़ेंगे? क्या कोई एस्टिमेट लगाया गया है इस पर?
एनडीएमए ने जो एस्टिमेट दिया है ना, जो उन्होंने ये कहा है क्योंकि 20 लाख के करीब पार्शली डैमेज है, कोई 10 लाख के करीब फुली डैमेज है, जिसको वो पार्शली डैमेज कहते हैं, वो रहने के काबिल नहीं होता, क्योंकि अगर दरार आ जाए दीवार के अंदर तो आप रह नहीं सकते। तो आप ये समझें कि 20 लाख घर ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तौर पर हमें कोई ना कोई छत देनी पड़ेगी या उनको सामान देना पड़ेगा, या कुछ उनका सामान बच गया है, कोई खिड़कियां दरवाजे बॉर्डर शतीर बच गए हैं, तो बाकी हमें उनको बहुत सारी चीजें जो है उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगी। लेकिन जो इससे भी खतरनाक बात है ना, वो ये उज़मा साहिबा ये है कि अभी जो मौसमियात में पेशीनगोई की है, उन्होंने कहा ये सर्दी ज्यादा भी होगी और वेट भी होगी, यानी इसमें बारिशें भी होंगी और ये सर्द भी होगा। अच्छा, तो उससे पहले मौसम में हमारे ये पास तो चेंज भी सिर्फ आ रही 1 है। महीना बचता है जिसके अंदर हम उन लोगों को वापस उनके घरों में पहुंचा सकें। ये तो कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करके ही ऐसा मुमकिन है, अभी तो वो इस काबिल भी नहीं है, रास्ते भी खुले नहीं है, पानी भी नीचे नहीं हुआ अक्सर इलाकों में। तो इसमें अभी ये चैलेंज तो उसके बाद आता है कि जब हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं, और वो इससे बड़ा चैलेंज है। अब 20 लाख घरों की अगर कास्ट का अंदाजा कर लें तो मेरा ख्याल ये है कि ये अरब रुपया बनता है। इसके अलावा ये भी बात ज़हन में रखें कि उन्होंने खुद ये एनडीएमए ने रिपोर्ट किया है कि 15,000 किलोमीटर लंबी जो है वो सड़कें डैमेज हुई हैं और 300 जो है वो बड़े पुल, और इसके अलावा अस्पताल, ग्रेड स्टेशन, स्कूल्स, मॉस्क, ये जितना भी एक बहुत बड़ा एरिया जो है, ये जो चीज़ें डैमेज हुई हैं, इनके लिए वो फंड्स कहाँ से आएंगे जहाँ से ये लोग अपने ज़ाती चीज़ें और इज्तिमाई चीज़ें जो है ना वो बना सकेंगे। तो ये बहुत सारे खौफ जो है ना अभी भी तो डॉक्टर साहब, ये अपनी क्या जगह पे देखा जा रहा है, मौजूद है। क्योंकि चूंकि आपने भी इशारा किया कि सर्दी का मौसम भी करीब है, तो कब तक ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू करना पड़ेगा, और कब तक हमारे पास कितना टाइम है कि ये उस टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर उसको मुकम्मल करना पड़ेगा? अब अगर आप बलूचिस्तान को देखिए तो उसका जो शुमाली इलाका है जिसके अंदर ये क्वेटा और उसके ऊपर के इलाके हैं, उनमें तो सर्दी पहले से शुरू हो जाती है। जो भी इलाका 4,000 5,000 फुट से बुलंदी पर है, वहां पे तो अक्टूबर के अंदर एक मुनासिब सर्दी आ जाती है। जो ये मैदानी इलाके हैं हमारे सिंध के और बलूचिस्तान के, इनके अंदर सर्दी मुमकिन है नवंबर तक आ जाए, और नवंबर के बाद से पहले तो हमें भी उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तक वहां पे जा ही नहीं पा रहे। बहुत कम लोग जो है वो अपने घरों को वापस जा पाए क्योंकि रास्ते खुले नहीं थे। अब वो रास्ते ऐसा अगर खुलते हैं और फर्दर कोई बारिश नहीं होती तो शायद वो अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर, 1 महीने या 15-20 से 30 दिन के अंदर वो लोग अपने घरों को वापस जा सके। जब वो वापस जाएंगे तो फिर उनको सारे सामान की जरूरत पेश आएगी, तो उनके लिए फिर फिर बहुत उसके बाद सारे एक अंदाजा यानी लगाया ऐसे जाएगा कि इन लोगों को कितनी जी। चीजों की जरूरत है और कहाँ कहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन की जरूरत होगी, कहाँ पर नए घर बनाने की जरूरत है, कहाँ पर जो है वो जुजवी तौर पर जो है उनको इमदाद की जरूरत होगी। इस हवाले से ये जो अभी वो मतलब हुकूमत भी सर्वे की ये कर रही है, हम भी ये सर्वे कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि जितने भी ये बलूचिस्तान के 34 ज़िला में से 32 के अंदर ये मसला है, सिंध के 12 ज़िला के अंदर ये मसला है, तो जहाँ पे पानी जितनी देर तक खड़ा रहा है, जितनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उन सब जगहों के ऊपर यही मसला है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भी किसी एक जगह पे सारे का सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट ही डैमेज हुआ है। मुमकिन है कि वहाँ पर जो अच्छे घर थे, मुनासिब घर थे, ऊंची जगह पे थे, वहाँ पे कम नुकसान हुआ है, और बहुत सारे घर जो थे वो कच्चे थे, वो बारिशों ही के अंदर की वजह से उनको नुकसान पहुंचा है। तो मेरे अपने नुक्ता नज़र से ये आप ये समझें कि अगर हम सर्वे में भी बहुत सारा वक्त लगाते हैं तो आप ये इस अंदाजे से चल सकते हैं कि हमें 20 लाख घरों की मरम्मत करनी है। तो ये एक पहला सर्वे है जो एनडीएमए ने दिया है। तो इसी सर्वे को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारे वसाइल की जरूरत पेश आएगी। तो डॉक्टर साहब, जो अभी तक फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं और जिस तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इसके लिए काफ़ी होंगे? अभी तक जितना भी फंड हमें मिला है, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में फंड मिला है, उसमें हमसे 1 पैसा भी जो है रिहेबिलिटेशन पे नहीं लगा सकते, ना लगा रही हैं, ना वो इसमें इतनी जान है कि लगाएं। क्योंकि जिस वक्त आपको मेडिकल की ज़रूरत है, अब एक बस हमने एक मेडिकल मोबाइल हॉस्पिटल बनाया तो वो 1.5 करोड़ रुपए का, तो अब तो, और उसके अंदर डेली अमला है, लोगों ने आना है जाना है, उसके अखराजात हैं। अभी हमने कोई 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो ये खरीदी हैं मच्छरदानियाँ, तो उसकी भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो 20,000 से ऊपर टेंट हैं, जो 40 करोड़ रुपए के टेंट हैं। तो अभी तो आप ये समझें कि अभी तो वही शेल्टर, फूड और मेडिकल के ऊपर लगे। अभी तक हम ये सोच भी नहीं पाए कि भी हम किसी शख्स को कोई ऐसी मदद फराहम करेंगे जिससे वो न करे, जिससे वो अपना घर बनाए। फिर जो इज्तिमाई जगह हैं वो तो मतलब अपनी जगह पे मसलन मसाजिद हैं, कई हज़ार मसाजिद को डैमेज हुई हैं, स्कूल डैमेज हुए हैं,
इसी तरह से बहुत सारे दुकानें जो थी लोगों की वहाँ पर वो डैमेज हुई हैं, अच्छा उनके डॉक्टर अंदर साहब, आप सामान क्योंकि था। फील्ड में मौजूद हैं तो ये बताइएगा कि जो सड़कों की बहाली का काम और पुलों की बहाली का काम कहीं पर शुरू हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल कहीं भी नहीं शुरू हुआ, हुँ, बल्कि मैंने कल ही ये खबर पढ़ी है कि अभी तक लाहौर कराची के दरमियान में रेलवे भी शुरू नहीं हुई। हुँ, और वो ये कह रहे हैं कि पहले ये पानी नीचे उतरेगा, फिर हम सर्वे करेंगे कि भी वो किस काबिल है कि भी उसमें चल सकती है कि ट्रेन नहीं चल सकती। ठीक। आज पहली दफ़ा हमें पता लगा है कि जी कराची क्वेटा और लाहौर के दरमियान में जो बहुत बड़ी तादाद में कोयले के ट्रक आते थे, हुँ, शायद वो अब चलना शुरू हुए हैं, वो भी डीआई खान की तरफ से जी, आएँगे या सखर की तरफ से जी। आएँगे। ये जो डीजी खान का मेन रास्ता था, यहाँ से वो नहीं आ पाएँगे। हुँ, हुँ, तो अभी तो वो आप ये समझे कि एक पुल की किसी की कोई भी बुनियाद नहीं रखेगी। पहले तो ये पुल सारे तोड़ने पड़ेंगे, फिर हुँ, उसके एस्टीमेट्स आएँगे, ठीक। फिर उसके टेंडर्स होंगे, फिर जाकर कहीं इनकी बहाली का बहाली का काम काम होगा। शुरू होगा। 15,000 किलोमीटर सड़क कोई आराम से सड़क नहीं है, करोड़ जी। रुपया किलोमीटर का लगता है। हुँ, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं 2-2 3-3 अरब रुपए का एक पुल बनता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि भी ये ठीक। किस कदर बड़े जो वो कह रहे हैं कि किस 40 कदर अरब डॉलर बड़े पैमाने तो पर ये 40 नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।